और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो बागेश्वर के सुंदर ढुंगा ग्लेशियर के देवी कुंड में आज प्रशासन की टीम पहुंचने वाली है, जो देवी कुंड में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी। उधर बाबा इस समय बागेश्वर में ही मौजूद हैं। पुलिस बाबा का वेरिफिकेशन कर रही है। अब बाबा के समर्थन में वछाम गांव के कई लोग सामने आ गए हैं। उन्होंने देवी कुंड में अवैध रूप से बने मंदिर को ना तोड़ने की अपील की है। आपको बता दें कि बाबा ने ग्लेशियर में अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया था, साथ ही पवित्र देवी कुंड में स्नान किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी शिकायत डीएम बागेश्वर से की थी। डीएम बागेश्वर ने कहा था इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और अब हम आपको बता दें कि बाबा की तो वेरिफिकेशन हो ही रही है, जांच हो ही रही है कि बाबा कहां से आए, कौन है ये बाबा। साथ ही साथ जो मंदिर वहां पर बाबा के द्वारा बनाया गया था बिना प्रशासन की इजाजत लिए, उसे भी गिराने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि आज प्रशासन की टीम पहुंचेगी, देवी कुंड में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और बाबा की भी जांच होगी, बाबा का वेरिफिकेशन किया जाएगा। हालांकि जो गांव है जिसके समर्थन से वहां पर मंदिर निर्माण कराया गया, यानी कि बछाम गांव, वहां के कई लोग वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो वहां पर मंदिर बनाया है उसे ना तोड़ा जाए, लेकिन ये अवैध रूप से बनाया गया मंदिर है और अब प्रशासन इसे तोड़ने के लिए जुट गया है। वहां पर प्रशासन की टीम कभी भी पहुंच सकती है और शाम को वहां पर तो बाबा ने ग्लेशियर में अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया था। लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कौन है ये बाबा, लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं चल पाया। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन हरकत में है। पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे फिर बंद हो गया है और इस हाईवे में कई जगह पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बीते 3 दिनों से बॉर्डर को जोड़ने वाले इस हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। हाईवे बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। यह हाईवे पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन है। वहीं चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला लिपुलेख हाईवे भी दोबाट के पास भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद पड़ गया है। तो रोजाना इस तरह की खबरें आ रही हैं, बरसात हो रही है, इस वक्त लैंडस्लाइड की खबरें हैं। लिपुलेख हाईवे भी दोबाट के पास दोबारा से बंद हो गया है। बताया जा रहा है अच्छा खासा मलबा इस वक्त सड़क पर है, लगातार हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है मलबा आना एक बार फिर से शुरू हो जाता है। चुनौती बहुत ज्यादा है प्रशासन के सामने, लेकिन इसके बावजूद हाईवे खोलने के काम में इस वक्त जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं। 3 दिनों से हाईवे पर इस वक्त काम चल रहा है। बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, लगातार बारिश हो रही है, मलबा भी लगातार आ रहा है और सबसे बड़ी चुनौती तो प्रशासन के सामने है कि आखिर इस चुनौती से निपटा कैसे जाए। लेकिन चूंकि उन्हें काम करना है, सड़कों को खोलना है, हाईवे को खोलना है, तो इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर चुनौती प्रशासन के सामने भी है और उन यात्रियों के सामने भी है जिन्हें इन खराब मौसम में भी अपनी आवाजाही करनी है। बावजूद उसके एनएच लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार स्लाइड हो रहा है उससे दिक्कतें बढ़ी हुई है। और सबसे ज्यादा दिक्कत टनकपुर पिथौरागढ़ जो एनएच है इसमें खड़ी हुई है, क्योंकि बीते 3 दिनों से ये लगातार इसमें लैंडस्लाइड हो रहा है और जगह जगह भारी लैंडस्लाइड हुआ है। कई यात्री फंसे हुए हैं। अगर हम परसों की भी बात करें, कल की भी बात करें, तो शाम के समय ये हाईवे खुल पाया था। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरे दिन भर इसमें यात्री फंसे रह रहे हैं। तो पूरी दिक्कतें यात्रियों के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी यही बनी हुई कि किसी तरीके से अगर मौसम थमता है तो संभवतः उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे। जी चलिए ठीक है, तो मौसम पर ही डिपेंड करता है कि हालात किस तरह से होंगे और इसी के बाद काम शुरू होगा, बंद होगा, किस तरह से वहां पर तमाम इंतजाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय। रुद्रप्रयाग में पुल ध्वस्त होने के मामले में पीडब्ल्यूडी चीफ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 110 मीटर लंबे आर्च ब्रिज का 57 मीटर का हिस्सा गुरुवार को ध्वस्त हो गया था। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। वहीं पुल के ध्वस्त होने से बाईपास निर्माण का कार्य भी ठप हो गया। ये पुल नरकोटा लैंडस्लाइड जोन के विकल्प के रूप में भी बनाया जा रहा था। चारधाम यात्रा रूटों पर स्लाइडिंग जोन को लेकर न्यूज 18 लगातार खबर उठा रहा है, जिसका अब बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ हाईवे पर अब कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का कार्य शुरू हो गया। इस हाईवे पर रुद्रप्रयाग के और तिलवाड़ा के बीच स्लाइडिंग जोन को ठीक किया जा रहा है और इसका स्थायी ट्रीटमेंट किया जा रहा है।
रुद्रपुर शहर में गुंडाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो किच्छा रोड के एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। यहां बाइक पर पेट्रोल भरवाने बाइक पर दो युवक आते हैं और जैसे ही पेट्रोल भरवा रहे होते हैं इसी बीच बाइक पर तीन युवक वहां पहुंच जाते हैं। तीनों बाइक पर पेट्रोल भरवा रहे एक युवक की पिटाई शुरू कर देते हैं। पंप कर्मी इसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन आरोपी उसे जमकर पीटते हैं। इसके बाद युवक को उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ले जाकर पीटकर अधमरा कर दिया जाता है। यह मामला दो पक्षों के विवाद से जुड़ा है। हालांकि पुलिस ने गुंडाई करने वालों पर केस दर्ज नहीं किया है। उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आज मीटिंग होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11:30 बजे के करीब इस मीटिंग को रखा गया है जिसमें वन मंत्री समेत बोर्ड मेंबर रहेंगे। मीटिंग में आज वन विभाग से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो वन मंत्री समेत बोर्ड मेंबर आज इसमें रहने वाले हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ये मीटिंग है जो काफी अहम मानी जा रही है। और देहरादून में आज कांग्रेस की समीक्षा का दूसरा दिन है। आज पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीट से में हार की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस ऑब्जर्वर पीएल पुनिया के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल अल्मोड़ा और नैनीताल सीट की हार की समीक्षा कांग्रेस ने की थी। आज गणेश गोदियाल, जोत सिंह और वीरेंद्र रावत भी इस दौरान यानी कि पीएल पुनिया जब ये सर्वे करेंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि वहां पर हम सीटें हार गए, तो उस दौरान ये सभी के सभी बड़े नेता उत्तराखंड के कांग्रेस के मौजूद रहने वाले हैं। और कांवड़ यात्रा के लिए बस कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए नीलकंठ का रूट प्लान तैयार हो चुका है। टिहरी के एसएसपी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र में 6 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही गाड़ियों और पैदल यात्रियों के लिए भी निर्धारित रूट तय कर दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रांजिट का काम करता है। इसमें जो पैदल यात्री जो नीलकंठ महादेव के लिए जाते हैं उनको रामझूला से पौड़ी क्षेत्र में भेजा जाएगा, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में, और नीलकंठ महादेव के दर्शन करके वापसी में वो जानकी सेतु से टीरी जनपद में प्रवेश करेंगे। और जहाँ तक 2 व्हीलर्स की बात है जो कि नीलकंठ महादेव जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पार्किंग्स होती हैं, तो उनको PWD ब्रह्मानंद मोड़ से बाईपास होते हुए तपोवन होते हुए गरुड़ चट्टी से नीलकंठ महादेव भेजा जाएगा। पहाड़ के सरकारी स्कूल किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के 245 प्राइमरी और जूनियर स्कूल बंद हो चुके हैं, तो दूसरी ओर निजी स्कूलों को लगातार मान्यता मिलती चली जा रही है। जरा देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा में तेजी से निजी स्कूलों का कारोबार फल फूल रहा है। साल दर साल निजी स्कूलों को मान्यता मिलती जा रही है, लेकिन हर साल दर्जनों सरकारी स्कूल छात्र संख्या कम होने से बंद हो रहे हैं, जो भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। शिक्षा विभाग अब शिक्षकों को प्रशिक्षण के साथ ही गाँव में अभियान चलाकर स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा है। ये हमारे टोटल जो है पिछले विगत वर्षों से प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल कुल 245 स्कूल बंद हो चुके हैं छात्र संख्या शून्य होने के कारण, और विगत वर्ष में 10 विद्यालय बंद हुए। इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? इसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं। शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही है और इसमें प्रशिक्षण किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है। इसके निरंतर प्रयासरत रहता है। जिले में तेजी से बंद हो रहे स्कूलों पर कांग्रेस ने भी शिक्षा विभाग को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षकों की कमी और विभाग की लापरवाही से स्कूल बंद हो रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा इनके पास शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है, और शिक्षकों की कमी के कारण आज जो ये प्राथमिक विद्यालय हैं जो ये बंद कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि शिक्षा के अधिकार के तहत प्रत्येक बच्चे को उसके गांव के नज़दीक संपूर्ण शिक्षा उसको प्रदान की जाए, और इन्होंने उन विद्यालयों को पुनः संचालित करना चाहिए। और आज गाँव से मांग भी आ रही है, कई विद्यालय हमने पुनः संचालित किए हैं, गाँव से मांग भी आ रही है कि उन विद्यालयों को खोला जाए। जिले में पिछले एक दशक में 250 स्कूल बंद हो गए हैं। अब जो स्कूल चल भी रहे हैं वहां बच्चों की संख्या न्यूनतम है। ऐसे में शिक्षा विभाग अधिकारियों की फौज बिना स्कूल में बच्चों के क्या करेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
एक तरफ जहां निजी स्कूल फल फूल रहे हैं, वहीं पर सरकारी स्कूलों की किस तरह की हालत है वो भी हम आपको बताते हैं। पौड़ी में कई सरकारी स्कूल इस वक्त जर्जर हालत में है। ऊपर से मानसून सीजन में तो बच्चे और शिक्षक दोनों ही खौफ के साए में पड़ रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। बाहर निकल चुका प्लास्टर और अंदर की दिखाई देती सरिया। ये किसी के घर की छत नहीं है, बल्कि एक सरकारी स्कूल की छत है, जिसके नीचे बैठकर छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। दीवारें खोखली हो चुकी हैं, तो फर्श से सीमेंट गायब है और धूल मिट्टी दिखाई देने लगी है। कमरे में क्लास बोर्ड बस किसी सहारे से टिका हुआ है और बच्चे अपने धुन में पढ़ाई कर रहे हैं। कंप्यूटरों को ढक कर रखा हुआ है कि कहीं छत का प्लास्टर गिरकर उसे तोड़ न दे। और क्लास की फर्श देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानो यहाँ कभी फर्श बना ही नहीं गई हो। ये हाल पौड़ी जिले के पाबू ब्लॉक के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बिशल का है, जहाँ डर के माहौल में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि शिक्षक किसी तरह पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ एक ही कॉलेज का नहीं है, बल्कि माध्यमिक विद्यालय बेंगवाड़ी का भी यही हाल है। ऊपर जो सरिया दिख रही है उसके वो पानी टपक सकता है और पत्थर भी नीचे गिर सकते हैं। सर देखो, जब हम कई बार ये होता है, जैसे जब बरसात रहती है तो कई बार तो ऊपर से मतलब जो छत का वो है मतलब गिरता रहता है सर, है ना सर। कई बार किसी बच्चे के सिर के ऊपर भी पड़ जाता है, तो कई बार ऐसा होता है ना। तो हमें फिर उसको साइड करके फिर करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा कमरा हो, कोई सेफ कमरा हो। हमारे पास जो सेफ कमरे केवल 2 कमरे सर सेफ हमारे पास। दिक्कत तो ये है कि हम बच्चों को यहाँ बिठाना बहुत मुश्किल है। अब बगल हमारी हाई स्कूल है तो वहाँ बिठा रखा है, एक कमरा मिला है तो उधर ही बैठते हैं हम। लेकिन ये हाल एक या 2 स्कूलों के नहीं है। पूरे जिले में 17 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिनकी बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में है। जिन जर्जर स्कूल के आसपास कोई अन्य स्कूल या पंचायत भवन है, उन छात्रों की पढ़ाई फिलहाल दूसरे विद्यालय में करवाई जा रही है। लेकिन जहां दूसरी बिल्डिंग नहीं है, वहां पढ़ाई भी खौफ के साये में हो रही है। उधर शिक्षा विभाग अभी कागजी कार्रवाई में ही उलझा हुआ है। सर 2014 से लगातार, जब से मैं ग्राम प्रधान रही हूँ तो तब से मेरे द्वारा लगातार बीडीसी में भी ये प्रश्न उठाए गए हैं। और विद्यालय की स्थिति आज से नहीं, लगभग 9-10 सालों से ऐसी ही बनी हुई है। जर्जर भवनों के लिए तो स्ट्रिक्टली आदेश किए हुए हैं और निदेशक महोदय से भी आए हुए हैं, शासन से भी आए हुए हैं। और हमने भी जो है यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारियों को सबको निर्देश किए हैं। डीएम साहब भी इस बारे में बार बार सचेत करते रहते हैं। एक और तो बारिश में पहले ही लैंडस्लाइड और रोड बंद होने की पहाड़ में समस्या बनी हुई है और छात्र यदि किसी तरह स्कूल भी पहुंच जाएं, तो वहां भी डर का साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सरकारी स्कूल में जहां छात्रों की संख्या घटती जा रही है, वहीं बिल्डिंगें भी लगातार जर्जर होती जा रही हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास का विवाद थमा नहीं था कि एक और विवाद सामने आ गया। अब दक्षिण भारत में एक और केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान तेलंगाना में यह मंदिर बना गया है। उत्तराखंड में संत गोपाल मणि दास संस्थान के संरक्षक हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर के साथ ही पंच केदार मंदिर का भी निर्माण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता पहुंचे थे। उधर कल ही थावी सरकार ने धाम के नाम पर मंदिर पर कड़े प्रावधान की बात कही है। सनातन संस्कृति के जो द्योतक है और जो हमारा गौरव है, परंपराएं जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन लोगों का भी ये निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। इसका घोर विरोध किया जाएगा और वहां की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी केदारनाथ की, और इनकी जमानत जब्त होगी, इनको तब अकल आएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कल हमने देखा कि पहले दिल्ली में जिस तरह से केदारनाथ बनने की बात हो रही थी, फिर उसे लेकर तमाम विवाद हुआ। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नाम को लेकर कोई और धाम नहीं बनाएगा और इसको लेकर सख्त कार्रवाई। लेकिन आप दक्षिण भारत से ये खबर निकलकर सामने आई है, जरा इसको विस्तार से बताइए कि कहां पर यह मंदिर बन रहा है, क्या किसी तरह से इसके लिए कोई मंजूरी ली गई या कुछ लिया गया, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, ये मामला लगातार
पकड़ता जा रहा है। पहले दिल्ली का बौराड़ी में आपने देखा कि किस तरह से वहां पर केदारनाथ धाम के नाम से एक बाकायदा ट्रस्ट भी बना दिया गया, केदारनाथ मंदिर का भी वहां पर निर्माण होने लगा था। इसके बाद इसका प्रखर विरोध यहाँ पर हुआ। कल कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर चल रही थी। कैबिनेट मीटिंग में बाकायदा सरकार ये प्रस्ताव लाना पड़ा कि इस तरह से जो धामों के क्लोन बनाए जा रहे हैं, जो प्रतीक बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नाम से हो या ट्रस्ट के नाम से हो, इसके खिलाफ एक कड़ा प्रावधान उत्तराखंड सरकार लाने जा रही है। लेकिन दूसरी ओर ठीक तेलंगाना में भी, तेलंगाना के एक गांव में भव्य तरीके से केदारनाथ धाम मंदिर का वहां पर शिलान्यास किया गया। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता बकायदा शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ वहां पर केदारनाथ मंदिर ही नहीं बनेगा, बल्कि जो पंचबद्री यहाँ है, पंच केदार जो उत्तराखंड में मौजूद है, उनको भी वहां पर केदारनाथ मंदिर के साथ साथ बनाया जाएगा। तो इसको लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है कि क्या इसी तरह से जो आस्था के प्रतीक हैं, खासकर कांग्रेस को आपने अभी सुना कि जो उत्तराखंड के चारों धाम है, खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, ये लोगों की आस्था के प्रतीक है, हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है। और इस तरह से अगर ये प्रतीक चिन्हों का, लेकिन सुनील, सबसे बड़ी बात यह है, प्रावधान तो कड़े बना दिए गए कि जो 4 धाम है उनके नाम नहीं कहीं होंगे उसको लेकर, लेकिन अब गाहे बगाहे इस तरह की खबरें लगातार आ रही है कि कहीं केदारनाथ बन रहा है, ट्रस्ट बनाया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, कि पंच केदार है। तो ऐसे में कैसे इस पर रोक लगेगी? अगर जो प्रावधान उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय है कि क्या ऐसा कोई प्रावधान बन सकता है, क्योंकि संविधान ये भी कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है कि भगवान किसी का नहीं है, किसी मंदिर का कोई ऑनर नहीं हो सकता, उसके वो संबंधित भगवान उसके स्वयं के ऑनर माने जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में कैसे आप कोई ऐसा प्रावधान बनाएंगे कि केदारनाथ मंदिर या कोई किसी भी मंदिर के नाम से दूसरी जगह पर मंदिर नहीं बन सकता? ये टेक्निकली एक बड़ा जटिल ये सब्जेक्ट है। और कल सरकार ने भी, कैबिनेट में भी इस पर डिस्कशन हुआ और इसके लिए कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि कड़े प्रावधान बनाए जाएंगे। अभी बने नहीं है, बनाए जाएंगे, लेकिन इस पर जो विधि विशेषज्ञ है उनसे बातचीत के बाद सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली के बाद अब तेलंगाना में केदारनाथ मंदिर का प्रतीक बनाने से एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। चलिए ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कल हमने सुना पुष्कर सिंह धामी को, उन्होंने कहा कड़े प्रावधान बनाने की जरूरत है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो बड़े धाम है उनको लेकर एक छोटे छोटे जो धाम अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं उस पर किस तरह से रोक लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।